फ्लावर है। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात करेंगे संसद की कार्यवाही की। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण को लेकर संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुई। कार्यवाही बार बार बाधित हुई। कई अन्य मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने दिखे तो लोकसभा में वित्त विधेयक 2025 पर चर्चा हुई, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने हिस्सा लिया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने नेता सदन जेपी नड्डा और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज के परिसर से मिली बड़ी संख्या में जले हुए नोटों के मामले में अहम बात की है। सभापति ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सही दिशा में कदम आगे बढ़ाया है। राज्यसभा के सभापति ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार चीफ जस्टिस ने सभी सामग्री पब्लिक डोमेन में रखी है। राज्यसभा के सभापति ने कहा कि भारत के चीफ जस्टिस ने एक समिति का गठन किया है और उनकी सतर्कता भी विचारणीय है। न्यायपालिका और विधायिका जैसी संस्थाएं तब सबसे अच्छा काम करती हैं जब उनकी आंतरिक प्रणाली प्रभावी, तेज और सार्वजनिक विश्वास को बनाए रखने वाली होती है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने बहुत प्रभावशाली और पारदर्शी तरीके से कार्यवाही शुरू की है। बात सदन के कामकाज की करें तो सोमवार को संसद भवन परिसर में समाजवादी पार्टी द्वारा यूपी के कानून व्यवस्था के मुद्दे पर प्रदर्शन किया गया। लोकसभा में सपा सांसदों द्वारा पोस्टर लहराए जाने के मुद्दे पर अध्यक्ष ने नाराजगी जाहिर की। मैं जिन पर पोस्टरबाजी करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, आप पोस्टर लेकर सदन में नहीं आएंगे। सदन में लेकर पोस्टर आएंगे तो मैं माननीय सदस्य कार्रवाई करूंगा। लोकसभा की कार्यवाही कर्नाटक डिप्टी सीएम के मुस्लिम आरक्षण से जुड़े बयान के मसले पर पहले 12 बजे तक और फिर बाद में 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दोपहर बाद लोकसभा में वित्त विधेयक 2025 पर चर्चा की शुरुआत हुई, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने हिस्सा लिया। If the government is set to forego almost 1 lakh crores in direct tax revenue and 2,600 crore in indirect taxes, on top of the inevitable drop in import tariffs due to likely reductions in customs revenue, how can the government claim it will cut the fiscal deficit to 4.4% for the coming financial year? यूएस जो अपने आप को वर्ल्ड का नंबर 1 हमेशा मानता है, मानता रहता है, उसकी इकोनॉमी हिली हुई, लेकिन पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, चाहे आईएमएफ का रिपोर्ट हो, चाहे वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट हो, जिसने कि पिछले 10 साल में दुनिया को मात देते हुए अपने आप को वर्ल्ड की नंबर 3 इकोनॉमी की तरफ अपने आप को खींचा। आपके समय 12 में से 11 बैंक पीसीए फ्रेमवर्क में थे। देश की जनता का पैसा लगा, बैंक डूब जाते, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद 12 के 12 बैंक आज मुनाफे में, मजबूत स्थिति में है। यही नहीं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने लगातार प्रयास किया। वित्त विधेयक पर चर्चा का उत्तर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में देंगी, जिसके बाद लोकसभा से बजट पारित करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। शैलेंद्र मिश्र के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो आपने देखा कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर के जो मुद्दा था वो संसद में भी गरमाया और आज यही हमारा विशेष का मुद्दा है। मुस्लिम आरक्षण की लड़ाई संविधान पर आई। मुस्लिम आरक्षण की लड़ाई संविधान पर आई और यही हमारी आज विशेष चर्चा का मुद्दा है। मुस्लिम आरक्षण की लड़ाई संविधान पर आई और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उनसे आपका हम परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर धनंजय गिरी जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं राहुल लाल जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस के नीतियों के समर्थक माने जाते हैं। तो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे राहुल लाल, स्वागत है आपका। आनंद विजय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद जी बहुत स्वागत है आपका। और राहुल लाल, आपके साथ अगर शुरुआत करें तो सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे कि जब बाबा साहब ने भी कह दिया कि मुस्लिमों को या बल्कि कहा जाए कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, सरदार पटेल की वो सारी बातें आपने सुनी, देखी, पढ़ी होंगी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें ये जो आरक्षण की बात आप कर रहे हैं मीठी मीठी मुस्लिमों को देने वाली, ये जहर की खुराक है, ये हमें नहीं चाहिए। तो अब ये ट्रेंड बदल क्यों गया? क्यों न माना जाए कि सीधे तौर पर तुष्टीकरण है? निखिल जी, देखिए, सबसे पहले तो ये कहीं से किसी भी रूप में तुष्टीकरण की स्थिति नहीं है, बल्कि सबों को जो आरक्षण के रूप में जो लोग भी छूट गए हैं उसको भी मुख्य धारा में सीधे सीधे लाने की ये तैयारी है।
और जहां पे पूरे विवाद की स्थिति बन रही है कर्नाटक को लेके, अब भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछ रही है, मैं तो उसी में आश्चर्यचकित हो जाता हूं कि बीजेपी सवाल कैसे पूछ रही है। 1995 में एचडी देवगौड़ा साहब वहां पे 4% आरक्षण लेके आए हुए थे, और वो आरक्षण किसमें थी? नौकरियों में वो आरक्षण थे। उस बीच में तमाम बीजेपी की कई सरकारें आई गई, वो चलती भी रही। इन्होंने कब उसमें संशोधन किया? उसमें संशोधन लाके जब इनकी लास्ट अंतरिम सरकार जब जाने का समय था, बासवराज मुंबई जब उनके मुख्यमंत्री थे उस समय, उन्होंने लास्ट में 2023 में उसको खत्म करने का प्रयास किया, और जब वो भी सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे भी लगा दिया था उस समय। तो अगर इनके खुद, और आज भी जेडीएस जो है उसके समर्थन में है, इनकी खुद एक सहयोगी पार्टी चंद्रबाबू नायडू, वो तो 10% मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं। नौकरियों में मुस्लिम आरक्षण की स्थिति कर्नाटक में पहले से बनी है। अगर निविदाओं में और ठेकेदारी में अगर 4% आरक्षण दे दिया गया तो इसमें कौन से पहाड़ टूटने वाली स्थितियां बन गई इसमें? तो ये जो बात जहां से शुरू हुई कि अगर जरूरत पड़ेगी तो संविधान भी बदल देंगे, आप तो बाबा साहब के समर्थक थे। बाबा साहब की जो बातें थी, आप कहते हैं कि वल्लभ भाई पटेल हमारे नेता थे, उन्होंने क्या कुछ कहा है, तो फिर संविधान कौन बदल रहा है? संविधान तो बदलने की बात फिर अगर ये कहा जाए तो सीधे तौर पर आप लोग पर भी आती है, गलत कहां है? निखिल जी देखिए, कहीं से भी इसमें संविधान बदलने, देखिए यहाँ पे डीके शिव कुमार ने तो साफ कहा ना कि संविधान भी बदल देंगे। डीके शिव कुमार जी ने एक अलग संदर्भ में कहा है, और उसको बीजेपी के लोग उसको दूसरे संदर्भ में प्रयोग कर रहे हैं। क्या मुस्लिमों में कोई वहां पे दलित वंचित, वहां पे अगर मतलब दलित, देखिए हमारे यहाँ पे जो पूरा आरक्षण की प्रणाली है, और जो आरक्षण है वो सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक आधार पे है। क्या मुस्लिमों में शैक्षिक पिछड़ापन नहीं है? क्या वहां पे सामाजिक पिछड़ापन नहीं है? तो वो क्या वहां पे आर्थिक पिछड़ापन नहीं है? अगर इन मापदंडों पे वो भी आ रहे हैं तो उन्हें भी आरक्षण मिल रहा है। ये एक के बाद एक जातियों को उसमें जोड़ते जाना, और फिर क्योंकि जो 50% का कैप है, देखिए इतने भोले हम और आप दोनों नहीं है कि वो जो 50% का कैप है वो उसी के तहत, तो जब ये कहा जा रहा है कि अगर ओबीसी और एससी से आप आरक्षण लेकर के मुस्लिमों को दे रहे हैं तो गलत कहां है? सवाल तो दरअसल यही बनता है। ये बहुत ही शानदार सवाल है आपका निखिल जी, मैं इस सवाल का बड़ा बेसब्री से इंतजार भी कर रहा था, क्योंकि इस मुद्दे पे भी मुझे आना था। उत्तर प्रदेश में ओबीसी में 28 जाति जो मुस्लिमों की है उनको आरक्षण मिल रहा है, गुजरात में आरक्षण मिल रहा है। बीजेपी के अलग अलग जो शासन प्रदेश हैं वहां पे जो है कि ओबीसी कैटेगरी में अलग अलग मुस्लिम जातियों के लोग ले रहे हैं आरक्षण। पहले से ले रहे हैं, पहले से ले रहे हैं। मैं कह रहा हूं, अब आप देखिए इस पे बरगलाने की कोशिश मत करिए, कोशिश नहीं कर रहा। अगर 28 ले रहे हैं तो बढ़ाकर 88 क्यों करेंगे? आप देखिए जो अगर 28 की कैटेगरी में कुछ जातियां छूट गई हैं निखिल जी, और अगर वो बढ़ते हुए 88 भी हो जा रही हैं, वो 28 के साथ आप न्याय करें, और बाकी अगर उसी कैटेगरी में दूसरी जातियां भी आने की योग्यता रखती हैं, तो आप उसमें ओबीसी में दूसरों को ऐड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप मुस्लिमों को आप आरक्षण के विदिन आरक्षण दे रहे हैं। ये बहस बहुत लंबी हो सकती है, और मैं चाहूंगा कि इसमें धनंजय गिरी, आपको लगता है कि ये सीधा जैसे इन्होंने बताया कि जी वो तो पहले से मिल रहा था और हमने तो ठेकेदारी में भी दे दिया है 2 करोड़ तक के ठेके? देखिए ऐसा है ना कि कांग्रेस को ना तो मुल्क की चिंता है ना मुसलमान की चिंता है। कांग्रेस और इंडी अलायंस में चैंपियनशिप की होड़ लगी हुई है कि मान न मान तू है मेरा मुसलमान। ये 23% आबादी को 32% हिंदुस्तान दिया कांग्रेस ने। उस समय लियाकत के साथ पैक्ट में पंडित नेहरू ने कहा कि 10% आरक्षण देंगे, जिसका एनपी गाडगिल ने अपनी किताब में विरोध किया, जो समय के मंत्री थे। राजीव गांधी ने जो सबसे बड़ा स्पीच लोकसभा में दिया वो आरक्षण के खिलाफ, मंडल आयोग के खिलाफ दिया। उसमें उन्होंने 3 बार कोट किया कि इसमें मुसलमानों को रिजर्वेशन क्यों नहीं दे रहे। इसमें मुझे राहुल गांधी ने अभी हाल में कहा कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। तो मुल्क के ऊपर मुसलमान, ये है कांग्रेस की पहचान। और देर आग का क्या है, पल दो पल में लगती है, बुझते बुझते एक जमाना लगता है। जो आग कांग्रेस ने लगाई थी आजादी के पहले, उसने देश का बंटवारा किया। आज जो कांग्रेस आग लगा रही है, एसटी, एससी, एसटी, ओबीसी का रिजर्वेशन एएमयू में खत्म, जामिया मिलिया में खत्म। इसके अलावा कश्मीर में 70 साल तक नहीं मिला। बाबा साहब की दिए गए संविधान की ताकत से आरक्षण मिला ही नहीं। जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी, धारा 370 से हटाए, तब जाके जम्मू कश्मीर में दलितों, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों का आरक्षण मिलना शुरू हुआ है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को 2 बार चुनाव हरवाने वाली कांग्रेस ने क्या क्या कुत्सित कर्म नहीं किए हैं। और इसी कुत्सित कर्म में अगली कड़ी कर्नाटक है, जहां से ये कांग्रेस ये दिखावे। कर्नाटक कमेटी की रिपोर्ट आई किसके समय में, रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट आई किसके समय में। मुसलमानों को वोट बैंक बनाकर रखना है। इस मुल्क की माटी से इस देश के मुसलमान न जुड़े। नरेंद्र मोदी ने जो गोल्डन वर्ड दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। यहां इंडी अलायंस में चैंपियनशिप चल रही है। एक्चुअली कांग्रेस के साथ क्या हुआ, क्षेत्रीय छत्रपों ने मुसलमान वोटों को अपने कब्जे में कर लिया। लालू ने बिहार में एमवाई समीकरण बना लिया, सपा ने अखिलेश आंखें दिखाने लगी। जो अलग अलग स्टेट में नए नए क्षेत्र पैदा हुए, उन लोगों ने मुस्लिम वोट पर दावेदारी कर दी। अब कांग्रेस को दिखाई दे रहा है कि हमारी जमीन खत्म हो चुकी है। उसी को तुष्टीकरण की राजनीति जो कांग्रेस का शुरू से हथियार नहीं है, उसी को कांग्रेस आगे बढ़ाना चाहती है। और इस देश में क्या कर रही है कांग्रेस,
किस तरह का नाटक कर रही है? कर्नाटक के नाटक से आप कौन सा संदेश देना चाहते हो? और पहले भी राजीव गांधी के समय में जब बहन साहबानों के केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, कई जजों की खंडपीठ धनंजय जी, सरिया के सामने संविधान को शर्मसार किया। धनंजय जी, आप बगल के आंध्र प्रदेश तो चले जाइए, आंध्र प्रदेश तो आपको दिखाई नहीं दे रहा, इतना लंबा सा नहीं, आपने आपको बहुत ध्यान से सुना। नहीं, बदतमीजी की बात नहीं है धनंजय जी। धनंजय जी, आपने बड़ा नहीं, बेतुका नहीं, आंध्र प्रदेश में 10% मुस्लिम आरक्षण दे रहे हैं। नहीं, बेतुका मैंने नहीं बोला है, मैं कह रहा हूँ आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू को आप अपने गठबंधन से बाहर निकाल रहे हैं, निकालिए उनको, चंद्रबाबू नायडू जी को। मैंने एक लाइन का सवाल मैंने पूछा है। राहुल जी, एक काम निखिल जी का पूछने का, अगर निखिल जी की जगह आप एंकर भी बन जाइए, आप कांग्रेस के प्रवक्ता भी बन जाइए, आप क्या कहना चाहते हैं? आप सच सुनने के लिए तैयार नहीं। आपको देश जितना सुन रहा है वो इतना बेपर्दा हो रहे हैं, कपड़े बदलने के चक्कर में आप अनावृत हो चुके हैं। इस देश की आम आवाम समझ चुकी है। आज राहुल गांधी ने जब कह दिया, आप प्रधानमंत्री रहते हुए क्या कहा था मनमोहन सिंह ने, इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों फिर गलत बयान है, ये भी आपका गलत टिप्पणी। आप पूर्व प्रधानमंत्री के लिए गलत टिप्पणी कर रहे हैं। उनका बयान इतना ही नहीं था, उसमें देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों, अल्पसंख्यकों ने, सुन लीजिए उसमें उसके अतिरिक्त उसमें महिलाएं थी, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग थे, वो पूरा बयान था, वो पूरा बयान था। लेकिन आप फिर विषय से बदला रहे हैं। खाली मेरा एक सवाल ही था। सुनिए, एक मिनट, गलत बयानी तो कम से कम मत करिए। ये बयान नहीं था, उन्होंने सीधे तौर पर कहा था। फिलहाल आज हम मनमोहन सिंह के बयान पर नहीं जा रहे, लेकिन हम ये जानना समझना चाह रहे हैं कि आखिर जो ये सारी स्थिति है, अगर आरक्षण को लेकर के, मैं आऊंगा अनंत विजय जी के पास। अनंत विजय जी, सही स्थिति क्या है? क्योंकि ये जो सारा मुद्दा है, ये बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई ये तो पहले से दिया जा रहा था, तो पहले से दिया जा रहा था, फिर बार बार उसमें जातियां जोड़ने की जरूरत क्या है? और अगर जातियां जोड़ने की जरूरत है, राजीव गांधी तक तो आप आरक्षण का विरोध करते रहे, अब ऐसा क्या नया हो गया कि आपको लगने लगा कि नहीं जी, मुस्लिमों को तो ठेकेदारी में भी आरक्षण मिलना चाहिए? निखिल जी, देखिए 2010 में भारत सरकार ने, जब यूपीए की सरकार थी केंद्र में, तब मुसलमानों की कुछ जातियों को आरक्षण की सूची में शामिल करते हुए उनको आरक्षण का लाभ देना शुरू किया था, संविधान की धारा के अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत, जहां ये कहा गया कि समाज के पिछड़े और बैकवर्ड क्लास के लोगों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। उसकी आड़ में ये आरक्षण दिया गया। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी दरअसल इन दिनों इंडिया अलायंस के अंदर जो एक सत्ता संघर्ष चल रहा है, मुसलमान वोटरों पर कब्जे की जो राजनीति इंटरनल चल रही है, उसमें एक दूसरे के अंदर होड़ लगी हुई है कि कौन मुसलमानों का बड़ा रहनुमा दिखने का प्रयास करेगी। कांग्रेस पार्टी के लोग और आज जो उनके समर्थक, राजनीतिक विश्लेषक आदि हैं, वो लगातार निरंतर ये कह रहे हैं कि ये ऐसा तो बहुत पहले से हो रहा है, आंध्र प्रदेश में दे दो। कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा है कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जा रहा है। जब आप धर्म के आधार पर आरक्षण की वकालत करते हैं और उसके तुरंत बाद अगली पंक्ति में डीके शिव कुमार कहते हैं कि अगर इसके लिए हमें संविधान में संशोधन या बदलाव करने की आवश्यकता हो तो हम उस हद तक भी जा सकते हैं, तब ये खतरनाक संकेत देता है। क्यों? क्योंकि याद करिए 1946 में जब कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पाकिस्तान के विभाजन का प्रस्ताव पारित हुआ था, तब भी इसी तरह के तर्क दिए गए थे। सवाल आरक्षण का नहीं है। दो इसमें बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। एक, कि जो भी मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा वो ओबीसी, एससी, एसटी की जो आरक्षण है उसी में से निकाल के उनको दिया जाएगा। तो पहले यह तय करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को कि क्या वो ओबीसी, एससी, एसटी के आरक्षण को कम करने का प्रयास कर रही है। दूसरी बात कि जो धर्म के आधार पर आरक्षण की वकालत जो कांग्रेस पार्टी और उनके अन्य सहयोगी दल करते हैं, वो बड़ी गंभीर स्थिति। आप 16(4) और 15(4) को मिला के उसके घालमेल से जिस प्रकार से आपने शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था कर दी, आज ये अकारण नहीं है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलता, जामिया में ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता भाई? ये प्रश्न तो उठना चाहिए ना। अगर आपको अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे के तौर पर मान्यता है तो वहां ओबीसी को आरक्षण दे दो ना। वो भी तो समाज के पिछड़े वर्ग से आते हैं, उनको भी तो सहारे की आवश्यकता है। लेकिन आप ये चाहते हो कि आपको मजहब के आधार पर, धर्म के आधार पर आरक्षण मिल जाए, और जहां आपका बोलबाला और आपका दबदबा है वहां ओबीसी और दलितों को आरक्षण नहीं दिया जाए। तो ये निखिल जी जो ये प्रवृत्ति है ये खतरनाक है लोकतंत्र। निश्चित तौर पर इस पर जवाब चाहिए राहुल लाल। और सबसे खास बात यह है कि ये जो प्रश्न है ये अनुत्तरित नहीं रह सकता कि जब कैप 50% की है, आप कुछ भी बात कहते रहें,
लेकिन जब आप उस कैप में ही ओबीसी और एससी में से ही आप देंगे तो आप उनके साथ अन्याय नहीं कर रहे। तो क्या आप रहनुमा तो आप बन रहे हैं कि ओबीसी और एससी के बन रहे हैं, जबकि सही बात यह है कि आप जेब उन्हीं की कतर रहे हैं। नहीं, देखिए, कहीं से भी जेब कतरने की कोई स्थिति नहीं है। मैं इस सवाल पे तो आऊंगा, लेकिन अनंत विजय जी ने एक गंभीर मामला उन्होंने उठाया, तो उसको मैं थोड़ा उसी उधार पे ले जाऊंगा मैं, कि जो अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त संस्थान है वहां पे ओबीसी आरक्षण की क्या स्थितियां हैं। तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि भारतीय संविधान के जो हमारा फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 29 और 30, जो अल्पसंख्यकों के लिए विशेष उनको अधिकार प्रदान करता है, और उसमें जब अल्पसंख्यक संस्था का कोई दर्जा प्राप्त हो जाएगा, फिर उसमें दूसरों को आरक्षण की स्थिति कैसे मिलेगी? क्योंकि समय तो नहीं, सुन तो लीजिए, अब आप देखिए, अब इसमें बदतमीजी की बात ही नहीं है, सुन तो लीजिए। आप अगर अल्पसंख्यक संस्थान का जब दर्जा देंगे, थोड़ा आर्टिकल 29 और 30 पढ़ के देख तो लीजिए, आर्टिकल 29-30 पढ़ के देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जो मेन सवाल था, अरे अभी मेन सवाल का मैं जवाब ही नहीं दिया। शांत हो जाइए, आप दोनों लोग शांत हो जाइए। मैं ये कह रहा हूं राहुल लाल, जो बात धनंजय गिरी दरअसल उठा रहे हैं कि भाई अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा तो जरूर था, लेकिन जैसा अभी अनंत विजय जी ने कहा कि आप एक जगह तो आप मुस्लिमों के नाम पर आरक्षण लेंगे और दूसरी जगह पर जहां पर आपका बोलबाला है वहां आप कहते हैं नहीं, एससी एसटी ओबीसी किसी को नहीं मिलेगा। तो ये देखिए, अब आप देखिए कैसे मिलता था, ऑब्वियसली वो आपने उसको चेंज कर दिया। मैं यही कह रहा हूं, संविधान के मूल भावना को अगर आप पढ़ेंगे तो वो चेंज पहले ही हो जाना चाहिए था, वो हो जाना चाहिए था वो चेंज। बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। आप अगर संविधान का अनुच्छेद 29 पढ़ेंगे और 29-30 को पढ़ेंगे तब आप समझ में आ जाएगा। आप 29-30 आप पढ़ेंगे नहीं, आप संविधान पढ़ेंगे नहीं। मैं सभी दर्शकों से आग्रह करूंगा कि संविधान के अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 को पढ़कर देख लें। 29-30 अल्पसंख्यक दर्जाने और एक चीज अनंत जी, आपने जो सवाल पूछा अनंत विजय जी, बिल्कुल नहीं है खिलाफ, वही ओबीसी एससी एसटी के लिए आवाज कांग्रेस पार्टी ही उठा रही है, दूसरा कोई नहीं उठा रहा आवाज इस देश में। जो एक सवाल निखिल जी ने एक सवाल पूछा, मैं उसका उत्तर नहीं दे पा रहा हूँ। धनंजय जी एक लाइन और बोल देने दीजिए, खंडन कर लीजिएगा। नहीं, आप खंडन कर लीजिएगा। इस देश के कांग्रेस का मूल तत्व क्या है सुन लीजिए। ठीक है, आप दोनों लोग शांत हो जाइए। ठीक है, दोनों शांत होइए, दोनों लोग शांत। इस देश के एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ है, ठीक है, और इसीलिए आपके कहने से लोग मान लेंगे, आपके कहने से लोग मान लेंगे। आप इधर देखें, आपको असहमति सुनने के लिए तैयार नहीं। मैंने तो आपको बहुत ध्यान से सुना, मैंने बहुत ध्यान से सुना धनंजय जी, लेकिन आप असहमतियों को सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। असहमति की बात नहीं, सुनिए, आप दोनों लोग शांत हो जाइए। चलिए, ना तो टीवी चैनल पे आप असहमति सुनने के लिए तैयार है। अरे बाबा साहब क्या लिख रहे हैं, वही बात तो कि मैंने 200 स्पीचेस सुनी है, 200 में एक आपको सुनने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। ओबीसी की चिंता नहीं की, मैं कोट कर देता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर। ठीक है, चलिए, अब आप दोनों लोग शांत हो जाइए। चलिए, हेलो, मैं देखिए दोनों का ऑडियो आउट करा दूंगा अगर अब आप शांत नहीं हुए। नहीं, मैं ये जो कह रहा हूं, आप कह रहे हैं राहुल लाल, आप बार बार कह रहे हैं कि एससी एसटी ओबीसी की चिंता इस देश में केवल कांग्रेस ने की है, किस तरह से उनका आरक्षण छीनकर। तो इस सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। और आप ये कह रहे हैं, आपने नहीं, एक लाइन तो ठीक है, लेकिन आपने अभी कहा कि ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आपने कहा ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हाँ, तो कि 2003-2005 जो था, बहुत पहले छीन के और सीधे तौर पर आपने यही कहा। और दूसरी बात क्या कही आपने? और ये राहुल लाल कह रहे हैं एससी एसटी ओबीसी ठीक है, और मुसलमानों को दे दो। राहुल गांधी सदन में कर रहा है, ये राहुल लाल आपके यहाँ बोल रहे हैं। ये कांग्रेस का कल्चर, ये कांग्रेस का कुत्सित कार्य। चलिए, जातिगत जनगणना की बात नहीं कर रहे। चलिए, ठीक है, आप दोनों लोग शांत हो जाइए, दोनों लोग शांत हो जाइए। अनंत विजय जी, ये जो सारी स्थिति है, आपको लगता है कि ये दरअसल जो आपने बात उठाई, मैं वापस उसी पर आता हूं कि ये जो सारा बंदरबाट है, ये क्षेत्रीय दलों से और कांग्रेस के बीच का जो आपस का मुस्लिम वोटों का के बीच में जो बंटवारा और जो खींचतान है, ये दरअसल वो है, इसके अलावा कुछ नहीं। बिल्कुल निखिल जी, मैं तो इस पर आप देख लीजिए, सब जगह वही स्थिति है। बिहार चुनाव नजदीक है, बिहार में जिस प्रकार से मुसलमान वोटरों को लुभाने के लिए वहां स्टार पार्टी की राजनीति हो रही है, उसको देखा जाना चाहिए। जिस प्रकार से वक्फ को लेकर जमीयत के लोग राजनीति कर रहे हैं, उसको देखा जाना चाहिए। और जिस प्रकार से उनको अलग अलग दलों के, जैसे बिहार में लालू यादव की पार्टी आरजेडी समर्थन कर रही है, अखिलेश यादव यहाँ समर्थन कर रहे हैं। अब कांग्रेस को यह लगता है कि अगर ये क्षेत्रीय छत्रप जो तथाकथित
विथ इंडिया अलायंस के उनके साथी हैं। अगर ये अलग अलग राज्यों में वोट ले लेंगे तो कांग्रेस क्या करेगी? ठीक है, इसीलिए सारा जो सारी गुणा गणित है दरअसल वो मुस्लिम वोटों को अपने अपने पक्ष में करने की है और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। निखिल जी, मैं 30 सेकंड आपका लेना चाहता हूं। जी जल्दी से सर, जल्दी से जी। बस मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि राहुल लाल जी अभी कह रहे थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 29 की बात कर रहे थे, 29 में कहीं भी ये नहीं कहा गया कि माइनॉरिटी को रिजर्वेशन दिया गया है। 29 में सिर्फ ये कहा गया है कि प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। चैनल पर कृपया देश को बरगलाने का कार्य न करें, ना 29 में है ना 30 में है। नहीं, शिक्षण संस्थानों का प्रबंधन करने का पूरा अधिकार है। प्रबंधन की बात अलग है। देखिए अब फिर एडमिशन में नहीं, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। आप के माध्यम से 50 ठीक है, आप दोनों लोग ऑडियो आउट करें जब तक आप गन्ना पे चले गए। ठीक है, अब आप दूसरी जगह पे जा रहे हैं। आपके पास इस मुद्दे पर जवाब दरअसल है नहीं राहुल लाल जी, सीधे तौर पर। और जो लोग इस डिबेट को देख रहे होंगे उन्होंने देखा होगा कि आप बार बार अपनी बात को ऊपर करने की कोशिश चाहे जो भी करें, लेकिन फैक्ट जो है उसको आप नहीं झुठला सकते। फिलहाल राहुल लाल जी आपका और धनंजय जी, आनंद विजय जी, आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसके बाद बात करेंगे डीटीसी पर कैग रिपोर्ट की, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात होगी कि डीटीसी पर कैग की रिपोर्ट आप आफत में।